नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस जिसका जन्म 14 फरवरी 1766 को हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार की थीं जिसने माल्थस को निराशावादी विचारक बना दिया था। माल्थस के समय औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति से एक जो उद्योगपति वर्ग था, श्रमिक या कमजोर वर्ग का शोषण कर रहा था, वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ। अति उत्पादन की समस्या का भी सबसे पहले अनुमान माल्थस के द्वारा लगाया गया और माल्थस ने कहा कि अति उत्पादन संभव है और इसका जो दुष्परिणाम होगा वो बेरोजगारी होगी। माल्थस ने लाभ की दर शून्य होने की बात भी रखी। तो ये जो तीन विचार रहे उनके, उसने माल्थस को निराशावादी सिद्ध कर दिया। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस के पूर्व भी जनसंख्या के संदर्भ में विचार थे, किंतु माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अनुमान विधि, आगमन विधि पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत प्रोफेसर इसके पूर्व जो विलियम गॉडविन थे, जो माल्थस के पिता के मित्र थे और स्वर्गलोक कल्पनावादी विचारक थे, यूटोपिया से संबंधित विचार थे। और उन लोगों का ये विचार था कि जनसंख्या वृद्धि आने वाले समय में हम जो ये समाज है हमारा है, ये स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। माल्थस ने इन विचारों का खंडन किया और सबसे पहले 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऐसे लिखा, किंतु इसको एक छद्म नाम से माल्थस ने पब्लिश कराया था। बाद में पुनः ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कई बार उन्होंने संशोधित किया। फिर माल्थस ने अपने नाम से प्रकाशित करवाया इसको, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि क्यों देश के विकास के लिए घातक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या एजम्पशन रहे थे, मान्यताएं क्या रही थी जनसंख्या सिद्धांत की। तो पहली मान्यता है कि मानव में काम वासना व प्रजनन शक्ति तीव्र व स्थायी होती है। डिजायर ऑफ सेक्स ये स्टेबल होता है। और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है कि काम वासना व प्रजनन शक्ति के मध्य सीधा संबंध है। और तीसरा है कि रहन सहन के स्तर का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध है। अब इसमें क्या है कि रहन सहन का स्तर का जनसंख्या वृद्धि से कैसा सीधा संबंध है, तो उसने स्पष्ट किया कि जब रहन सहन का स्तर अच्छा हो जाता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती हैं, पोषण युक्त तो आहार लेने लगते हैं। इससे क्या है कि मृत्यु दर कम हो जाती है और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक होती है। तो ये जो बिंदु है पहला और दूसरा, ये एक से जुड़े हुए हैं कि सेक्स ऑफ डिजायर जो है वो स्टेबल होती है और इसका संबंध किससे है, जो प्रजनन शक्ति है फर्टिलाइजेशन से, उससे ये डायरेक्ट सीधा संबंध है।
और तीसरा इन्होंने कहा कि जो रहन सहन का स्तर है, इससे जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है। जब रहन सहन का स्तर सुधर जाता है, जब व्यक्ति का रहन सहन का स्तर सुधर जाता है, तो मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है, और जिसका एक सीधा संबंध किससे है कि जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट जो है ये कृषि में लागू होता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात इसमें क्या है कि जैसे जैसे जिस दर पे यदि 10% की दर से इनपुट बढ़ाए जा रहे हैं, किंतु आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है वो घटता हुआ प्राप्त हो रहा है, तो सीमांत उत्पादन जो है वो ह्रास होता है, इसमें घटता है। अब इसका सीधा संबंध किससे है? यदि कृषि या फूड प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्शन ऑफ मील्स जो है ये यदि कम हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जनसंख्या पर पड़ता है। खाद्यान्न की कमी होने से अकाल महामारी बीमारियां फैलती हैं। इनका एक और मान्यता जो रही है वो जीवन के लिए खाद्यान्न क्या है, ये अति आवश्यक है। खाद्यान्न के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के आधार पर, ये कुछ एजम्पशन है, इसके आधार पर माल्थस ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। क्या व्याख्या की है? कि उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति, अर्थात जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो स्टेबल है, स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, या उत्पादन कला में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, एक स्थायी है। उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति में जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा, जो पॉपुलेशन है वो किसकी तुलना में, फूड प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ मील्स जो है, इसकी तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। सीधा सीधा उन्होंने कहा, माल्थस ने, कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो खाद्यान्न वृद्धि की दर से अधिक होती है। तो ये जो अंतर होता है, ये अंतर अकाल महामारी, बेरोजगारी रहता है। फिर आगे कुछ बिंदुओं के आधार पर और समझने का प्रयास किया है। तो खाद्यान्न वृद्धि की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। 3 बिंदु के द्वारा इसको समझते हैं कि खाद्यान्न अंक गणती विधि से बढ़ता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, तो 1, 2, 3, 4 में बढ़ता है। जबकि जनसंख्या, दूसरे बिंदु में देखिए, जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, अर्थात एक समय के बाद दुगनी होने की प्रवृत्ति रखती है। 1, फिर अगला 2, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, मतलब ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेस है उसके आधार पर बढ़ती है। अब ये जो वृद्धि है, इसका परिणाम क्या है कि प्रत्येक 25 साल में जनसंख्या जो है वो दुगनी होने की प्रवृत्ति रखती है। अब चूंकि माल्थस के पिता चर्च के ट्रस्टी थे, चर्च में काम करते थे, और माल्थस भी चर्च से जुड़े हुए थे, और चर्च में जनसंख्या का लेखा रखा जाता है। तो उसने आगमन विधि का प्रयोग करके उसने कुछ सिद्धांत जो है वो निर्धारित किए कि 25 साल में जनसंख्या जो है दुगनी होने की प्रवृत्ति रखती है। और वहां पर इसका भी बड़ा प्रभाव रहा कि रहन सहन का जिनका स्तर अच्छा हो गया तो उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ गई। तो उस
आगमन विधि के आधार पर उसने ये कहा कि रहन सहन स्तर का जनसंख्या वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये बिंदु है जिसके आधार पर उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति में अर्थात स्थिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होने पर क्या स्थिति होती है कि जनसंख्या जो है जीवन निर्वाह साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। दूसरा बिंदु है कि खाद्यान्न व जनसंख्या के बीच असंतुलन। जब खाद्यान्न व जनसंख्या के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तब मनुष्य यदि कोई कदम नहीं उठाता है किस पर, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यदि मानव कोई कदम नहीं उठाता है तो प्रकृति स्वयं जनसंख्या नियंत्रण करती है। ये माल्थस की व्याख्या है। माल्थस कहता है कि जब जनाधिक्य हो जाता है, जनाधिक्य कब की स्थिति है, जब खाद्यान्न और जनसंख्या के मध्य का जो अंतर है ये बड़ा हो जाता है, वो जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पे यदि मानव ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ कदम नहीं उठाए तो प्रकृति स्वयं क्या करती है, जनसंख्या नियंत्रण करती है। और किसके द्वारा करती है, नैसर्गिक प्रतिबंध। तो यहाँ पे नैसर्गिक या प्रकृति के द्वारा क्या करता है कि अकाल, बाढ़, भूकंप, युद्ध द्वारा जो जनसंख्या है, प्रकृति जनसंख्या को नियंत्रित करती है। और माल्थस ने प्राकृतिक प्रतिबंधों को कष्ट कहा है। ये महत्वपूर्ण चीज है कि वो प्राकृतिक, कई बार ये पूछा जाता है कि माल्थस ने प्राकृतिक प्रतिबंधों को क्या कहा है, तो कष्ट कहा है। और ये माल्थुसियन चक्र है। तो जनाधिक्य की स्थिति में प्रकृति नैसर्गिक प्रतिबंध लगाती है और ये अकाल, बाढ़, भूकंप, युद्ध के द्वारा जन हानि होती है। तो खाद्यान्न और जो जनसंख्या है इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो खाई है, ये प्रकृति स्वयं पाटने का प्रयास करती है। तो ये चक्र है। और जब जनाधिक्य हो जाता है तब नैसर्गिक प्रकृति स्वयं इसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि निवारक प्रतिबंध, तो इसमें देर से शादी है, संयम, ब्रह्मचर्य, इसके द्वारा भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की। चूंकि माल्थस के समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और प्राकृतिक आपदाएं भी खूब आई उस समय। इन प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि हुई और भूखमरी, अकाल, महामारी, बेरोजगारी, इस प्रकार की आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं माल्थस के समय थी। क्योंकि माल्थस का जो जन्म का समय था वो 1766 का है। इस कारण से माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या की। उसने ये भी कहा कि प्रकृति ने निश्चित लोगों के लिए एक मेज पर खाने की प्लेटें लगाई हैं और जो बिना निमंत्रण के आए हैं वो भूखे रहेंगे। बाद में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना भी की गई। तो इसकी पहली आलोचना की जाती है कि प्रजनन शक्ति स्थिर नहीं होती है। माल्थस ने माना था कि जो प्रजनन शक्ति है वो स्थायी व तीव्र है। आलोचकों ने कहा कि नहीं, ये मान्यता जो है ये गलत है। दूसरी मान्यता थी कि जीवन स्तर का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध है। तो आलोचकों ने कहा कि नहीं, जीवन स्तर का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध नहीं है। बाद में देखा गया है, विकसित देशों का जो अध्ययन किया गया, यद्यपि माल्थस ने भी जब प्रोफेसर हो गए थे इंग्लैंड के एक कॉलेज में,
तो माल्थस ने भी विश्व के कई देशों की यात्राएं की, वहां के विकास और जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन किया। तब उन्होंने जनसंख्या सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। किंतु आलोचकों ने यह कहा कि जीवन स्तर का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध नहीं है। प्रायः ये देखा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति का जो लिविंग अप स्टैंडर्ड है वो ऊंचा होता है तो वो कम संतान उत्पत्ति करता है। तो इस कारण से भी जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना की गई। तीसरा था कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से नहीं बढ़ती है। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। बाद में विद्वानों ने इस बात का खंडन किया, माल्थस की इस बात का खंडन किया कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से नहीं बढ़ती है। और माल्थस ने कहा कि 25 साल में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। आलोचकों ने इस बात का भी खंडन किया कि ऐसे कोई उदाहरण नहीं है कि जनसंख्या 25 साल में दुगनी हो। नैसर्गिक प्रतिबिंब जो है वो जनाधिक का सूचक नहीं है। प्राकृतिक घटनाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, इसकी सटीक व्याख्या करना भी कठिन है। तो उसमें जनाधिक का कोई रोल नहीं, प्राकृतिक घटनाओं पर जनाधिक का कोई रोल नहीं। और जनाधिक क्या था कि खाद्यान्न की मात्रा और जनसंख्या की मात्रा में जो अंतर है वो जनाधिक है। तो ये इसकी भी आलोचना की जाती है कि जो नैसर्गिक प्रतिबंध है या नैसर्गिक जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो जनाधिक के कारण होती है। अगला बिंदु था कि कृत्रिम साधनों की उपेक्षा की। माल्थस ने केवल इन्हीं दो कुछ सीमित रहे और प्राकृतिक जो अन्य जो कृत्रिम साधन है उसकी उपेक्षा की। अगला बिंदु था कि जनसंख्या वृद्धि से सदैव हानि नहीं होती है। आलोचकों ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति होती है और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके 2 हाथ होते हैं, पेट एक ही होता है। तो इस प्रकार से वो जनसंख्या वृद्धि जो है सदैव देश के विकास के लिए घातक नहीं होती है, विकास में लाभदायक भी होती है। और उत्पादन तकनीकी में सुधार की उपेक्षा भी की। तो आलोचकों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की कि माल्थस ने कृषि में उत्पत्ति राशि नियम लागू होता है, इस पर ज्यादा उनका बल रहा, जबकि उत्पादन कला में जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है उसमें सुधार होने से खाद्यान्न में जो है वृद्धि हुई है। और बाद में माल्थस के बाद जब नए बीज जो उन्नतशील बीज आविष्कार किए गए तो उससे खाद्यान्न में काफी वृद्धि हुई। भारत में जब हरित क्रांति आई तो उन्नत बीज उत्पादन के तकनीकी में परिवर्तन, इससे देश क्या हुआ कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो इस प्रकार से प्रोफेसर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यद्यपि माल्थस वो विचारक था जिसने जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के मार्ग में एक बाधक तत्व के रूप में सिद्ध किया। धन्यवाद।